हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज धारा 17 से लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सेक्शन 17 में स्वीकृति को, एडमिशन को डिफाइन किया गया है। स्वीकृति किसे कहते हैं, इसके बारे में, कौन व्यक्ति स्वीकृति कर सकता है उसके बारे में, और किन परिस्थितियों में स्वीकृति की जाती है, ये धारा 17 बताती है। स्वीकृति मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्विष्ट कथन होते हैं। यानी कि स्वीकृति लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, दस्तावेजी भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है, जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करती है और जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो धारा 18 से 20 तक में बताए गए हैं, और ऐसी परिस्थितियों में की जाती है जो 18 से 20 में परिस्थितियां बताई गई हैं, उनमें स्वीकृति सुसंगत मानी जाती है। अब यहां पर स्वीकृति के कितने प्रकार हैं। स्वीकृति जो है न्यायालय में भी हो सकती है, उसको न्यायिक स्वीकृति कहते हैं। न्यायालय के बाहर हो सकती है किसी भी व्यक्ति के समक्ष, उसको न्यायिकेतर यानी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन कहेंगे। और आचरण द्वारा भी स्वीकृति हो सकती है। इन 3 प्रकार से स्वीकृति कर सकते हैं। जो न्यायिक स्वीकृति होती है, जिसको कि फॉर्मल एडमिशन कहते हैं, वो धारा 58 में बताई गई है, जिसमें कि पक्षकार अपने अभिवचनों के माध्यम से जो है न्यायालय में या कोई शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय प्रस्तुत करते हैं, तो वो न्यायिक स्वीकृति होती है। और जो न्यायिकेतर स्वीकृति होती है वो जो है धारा 18, 19, 20 में बताई गई है। और आचरण द्वारा भी स्वीकृति हो सकती है। ये कंडक्ट यानी कि संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से जो स्वीकृति होती है उसको आचरण द्वारा स्वीकृति कहते हैं। अब धारा 18, 19 और 20 में वे व्यक्ति बताए गए हैं जो कि स्वीकृति कर सकते हैं, और वे परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें कि स्वीकृति की जा सकती है। भाई, कार्यवाही के पक्षकार करते हैं, उनके अभिकर्ता करते हैं, कोई निष्पादक है, प्रशासक है, वे करते हैं। किसी व्यक्ति को रेफरी नियुक्त कर रखा कि मेरी ओर से स्वीकृति करने के लिए वे ऑथराइज है, वो कर सकता है। जिससे हित प्राप्त किया है वो कर सकता है, आदि आदि जो है इस प्रकार से स्वीकृति कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है, वह क्या रेफरी द्वारा स्वीकृति कौन सी धारा में की जाती है, तो धारा 20 में की जाती है। स्वीकृति जो है सारभूत साक्ष्य है लेकिन निश्चयात्मक साक्ष्य नहीं है। धारा 31 कहती है कि स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध जो सुसंगत होती है और ये निश्चयात्मक नहीं होती, लेकिन उसको विबंधित कर सकती है, स्टॉपर लगा सकती है, उसके विरुद्ध जो है वह कुछ नहीं बोल सकता। धारा 21 में बताया गया है कि स्वीकृतिकर्ता के और उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत होती हैं, वह अपने पक्ष में साबित नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर जो है 3 अपवाद बताए गए जिनके अंतर्गत जो है स्वीकृतिकर्ता या उसका हित प्रतिनिधि अपने पक्ष में स्वीकृति को साबित कर सकता है। नंबर 1 है जो धारा 32 के अंतर्गत आने वाली परिस्थितियां हैं, उसमें जो है वे अपने जीवन काल में ही, यानी कि मृत्यु के बाद सुसंगत होंगे, अपने जीवन काल में ही उनको साबित कर सकता है अपने पक्ष में। और मन या शरीर की जो दशा है नंबर 2, उसमें भी अपने पक्ष में साबित कर सकता है। और तीसरी है जो कि अब तक जो धारा 6 से लेकर और 55 तक की जो परिस्थितियां हैं, उनमें भी यहां पर स्वीकृति अगर की गई है तो स्वीकृतिकर्ता अपने पक्ष में साबित कर सकता है। धारा 22 जो है ये बताती है कि क्या कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज के बारे में मौखिक स्वीकृति कर सकता है, तो यहां पर जो है यह है कि वह स्वीकृति नहीं कर सकता। लेकिन इसके 2 अपवाद बताए गए हैं धारा 22 के अंतर्गत। अगर वह व्यक्ति द्वितीयक साक्ष्य धारा 65 के अंतर्गत दे सकता है, तो वह
मौखिक स्वीकृति कर सकता है, उस दस्तावेज की अंतर वस्तु के बारे में मौखिक साक्ष्य दे सकता है। अगर वो धारा 65 के अंदर द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए अधिकृत है और दे सकता है, तो वह जो है यहाँ पर किसी दस्तावेज की अंतर वस्तु की मौखिक स्वीकृति कर सकता है। या नंबर 2 है, अगर उस दस्तावेज की असलियत प्रसंगत है, यानी कि उसी को चैलेंज किया गया, तब भी वह मौखिक स्वीकृति कर सकता है धारा 22 के अंतर्गत। धारा 22 में यानी कि क्या कोई व्यक्ति दस्तावेज की अंतर वस्तु का मौखिक स्वीकृति या मौखिक साक्ष्य दे सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं दे सकता। लेकिन कब दे सकता है? 2 परिस्थितियों में, जबकि वे व्यक्ति जो है धारा 65 के अंतर्गत द्वितीयक साक्ष्य दे सकता है, सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है, या जब उस दस्तावेज की असलियत प्रसंगत है, तब जो है वे दस्तावेज के अंतर वस्तु के बारे में मौखिक साक्ष्य या मौखिक स्वीकृति कर सकता है। धारा 22A है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में है। क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अंतर वस्तु के बारे में स्वीकृति, मौखिक स्वीकृति दी जा सकती है? तो इसका उत्तर है नहीं दी जा सकती। लेकिन कब दी जा सकती है? जबकि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की असलियत प्रसंगत है, तब जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति दी जा सकती है। धारा 23, जहां पक्षकारों के मध्य समझौता हो चुका है और न्यायालय के समक्ष पेश होकर वो कहते हैं कि हमारे मध्य समझौता होगा, तो वहां वे एक दूसरे के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये जो पक्षकारों के मध्य समझौता होता है उसको जो बढ़ावा देने वाली है। और धारा 23 जो है केवल सिविल कार्रवाइयों में, प्रोसीडिंग्स में लागू होती है, केवल सिविल प्रोसीडिंग्स में और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में लागू नहीं होती। तो ये स्वीकृति के बारे में है। अब आते हैं संस्वीकृति। संस्वीकृति को जो है इंडियन एविडेंस में डिफाइन नहीं किया गया है, केवल स्टीफन महोदय ने ही जो है जो स्वीकृति की परिभाषा है उसी को संस्वीकृति की परिभाषा पर लागू कर दिया गया। उस लेजिस्लेचर का यही मनसा रहा होगा कि जो स्वीकृति की परिभाषा है उसी को जो संस्वीकृति की परिभाषा पे लागू कर देंगे। तो यहाँ इसीलिए जो है संस्वीकृति की अलग से कोई परिभाषा नहीं दी गई है। कह सकते हैं कि स्वीकृति एक जाति है, संस्वीकृति उसकी उपजाति है। अब यहाँ संस्वीकृति से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए निम्नलिखित किस वाद में संस्वीकृति को सर्वप्रथम डिफाइन किया गया है? तो संस्वीकृति को सबसे पहले डिफाइन किया गया पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पर के मामले में लॉर्ड एटकिन ने जो है संस्वीकृति को डिफाइन किया। और उसने कहा कि किसी अभियुक्त द्वारा अगर किसी अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, कन्फेशन किया जाता है, संस्वीकृति की जाती है, तो और वह जो है यहाँ पर संस्वीकृति होगी। लेकिन अगर कोई अभियुक्त जो है संस्वीकृति ऐसी करता है जिसमें कि वह बच सकता है और कुछ संस्वीकृति ऐसी है जो कि फंसने वाली है, तो वहां पर इतने से संस्वीकृति नहीं मानी जाती। लॉर्ड एटकिन ने कहा कि संस्वीकृति ऐसी होनी चाहिए जहां अभियुक्त ने अपराध के संबंध में सभी तथ्यों को स्वीकार किया हो, तो उसको ये संस्वीकृति कहते हैं। उसके बाद पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पकाला नारायण स्वामी के मामले में लॉर्ड एटकिन ने जो परिभाषा दी गई उसको स्वीकार किया, उसका अनुमोदन किया और कहा कि जहां अभियुक्त के 2 कथन है, एक तो बचाने वाला कथन है और एक जो है फंसाने वाला है, यानी कि संस्वीकृति ऐसी है जिसमें कि कथन जो एक बचाने वाला है, फंसाने वाला है, इतने संस्वीकृति नहीं हो सकती क्योंकि उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर अलग अलग कर दिया तो संस्कृति का जो मूल्य है वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए पलविंदर कौर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पलविंदर कौर को बरी कर दिया था और ये पहला केस था जो कि आंसुओं के आधार पर केवल भावना में बह गया था सुप्रीम कोर्ट, और भावनाओं में बह के जो है इसमें जजमेंट दिया था। उसके बाद जो है इंग्लिश वादों, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है इंग्लिश वादों से प्रभावित था, इंग्लिश लॉ से प्रभावित था, तो अंग्रेजी न्यायालयों ने 2 केस प्रतिपादित किए पलविंदर कौर के बाद केस के पश्चात, आर वर्सी मैग्रेगर और दूसरा आर वर्सी अस्टोरी, जिससे यहाँ पर भारतीय न्यायालय भी प्रभावित हुए
और पटना उच्च न्यायालय ने निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में ये निर्धारित किया कि अगर अभियुक्त कोई ऐसी संस्कृति करता है जिसमें कि उसका एक कथन फंसाने वाला है और दूसरा कथन बचाने वाला है, तो वहां पर फंसाने वाले कथन से बचाने वाले कथन को जो है पृथक कर देना चाहिए, जैसा कि मैकग्रेगर और आर वर्सी मैकग्रेगर और आर वर्सी स्टोरी के मामले में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर उन केसों का हवाला देते हुए यहाँ पर यह कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने यहाँ पर जो अभियुक्त की संस्कृति थी, एक बचाने वाली एक फंसाने वाली, तो वहाँ बचाने वाली को जो है फंसाने वाली से पृथक करके बिल्कुल सही निर्णय दिया है और संस्कृति को वहाँ पर जो है एक्सेप्ट मानना और उस फंसाने वाली संस्कृति के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्धि कर देती है। तो ये संस्कृति संबंधित 4-5 केस ला हैं जो कि जिसमें कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है कि सेक्शन 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये सब संस्कृति संबंधित धाराएं हैं जिनमें से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में निश्चित रूप से जो है इनसे क्वेश्चन आपके समक्ष आएगा। सेक्शन 24 में जो है उत्प्रेरण, धमकी या वचन द्वारा अगर अभियुक्त को जो है किसी प्राधिकारवान व्यक्ति कौन है, यहाँ विभिन्न केस लॉज में जो है सुप्रीम कोर्ट ने और अलग अलग उच्च न्यायालय ने जो हाई कोर्ट्स ने जो है इस प्रकार से बताया है कि कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो कि प्राधिकारवान व्यक्ति जाने जाते हैं। प्राधिकारवान व्यक्ति वो माने जाते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन को कहीं न कहीं जो है प्रभावित करते हैं, उनको जो है यहाँ प्राधिकारवान व्यक्ति माना जाता है। जैसा कि पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस कर्मचारी चाहे कोई भी है, चाहे चौकीदार भी है, वो भी इसमें सम्मिलित है, और उनकी पत्नियां हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उनकी पत्नियां हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं, वकील हैं, उनकी पत्नियां हैं, आदि आदि को जो है यहाँ प्राधिकारवान व्यक्ति माना गया है। अगर प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से अभियुक्त को कोई प्रलोभन दिया गया, उत्पीड़न किया गया या वचन दिया गया और उससे संस्कृति अभिप्राप्त की गई है, तो धारा 24 के अंतर्गत ऐसी संस्कृति विसंगत होती है, इररेलेवेंट मानी जाती है। धारा 25 के अंतर्गत ये बताएगा कि पुलिस के समक्ष अगर अभियुक्त ने कोई संस्कृति कर दी तो वह इररेलेवेंट है, क्योंकि पुलिस तो मारपीट के जो है संस्कृति प्राप्त करती है। और यहाँ तो जो है पहले अभियुक्त पर पहुंचा जाता है और उसके बाद साक्ष्य पहुंचा जाता है। यहाँ विपरीत नियम है, यहाँ साक्ष्य पहुंचकर अभियुक्त नहीं पहुंचा जाता है, यहाँ पहले अभियुक्त को पकड़ा जाता है, उसकी पिटाई की जाती है और फिर जो है साक्ष्य तक पहुंचा जाता है। इसीलिए यहाँ धारा 25 का नियम बनाया गया है कि जिससे कि मारपीट से जो संस्कृति प्राप्त की गई उसको सुसंगत न घोषित किया जाए, उसको विसंगत घोषित किया गया है। यहां पर जो है एक महत्वपूर्ण केस लाज है आपका सतपाल सिंह सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य है। धारा 25 पे सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस है जो बहुत ही आता है, पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित के धारा 25 पर निम्नलिखित कौन सा केस आधारित है। उसके बाद आती है धारा 26। धारा 26 में यह कि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए अभियुक्त से जो संस्कृति अभिप्राप्त की जाती है पुलिस द्वारा, वे जो विसंगत होती है जब तक कि वे मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। अगर मजिस्ट्रेट है वहां पर और मजिस्ट्रेट के समक्ष जो संस्कृति की जा रही अभियुक्त द्वारा, भले ही पुलिस बाहर खड़ी हो, तो वह संस्कृति सुसंगत होती है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट नहीं है और पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त है और वहां उसके पुलिस से वह अभिरक्षा में रहते हुए संस्कृति करता है, तो धारा 26 के अंतर्गत विसंगत मानी जाती है। और मात्र जो है एक प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए पुलिस का, ये नहीं कि उन्हीं कस्टडी में हो, लेकिन एक प्रभावी नियंत्रण। भले ही कुछ समय के लिए पुलिस वहां से अनुपस्थित भी रह जाती है और तब यहाँ पर अभियुक्त कोई संस्कृति करता है तो वह भी विसंगत मानी जाती है। जैसा कि आर वर्सेस जग्या का केस है। आर वर्सेस जग्या केस में एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया,
चौकीदार ने उसको जो है पकड़ा और पकड़ने के पश्चात जो है गाँव के लोगों के पास जो बिठा के उसको जो है थाने चलेगा और लोगों से कहा कि भाई इसको भागने मत देना, मैं थाने जाता हूँ और पुलिस को लेकर आता हूँ। और वहाँ गांव के लोगों के समक्ष जो अभियुक्त ने जो अपनी संस्वीकृति की कि मैंने ये अपराध किया आदि आदि जो बातें बताई थी, तो वे भी विसंगत मानेगी। भले ही चौकीदार वहाँ न हो, पुलिस वहाँ न हो, लेकिन वे पुलिस की चौकीदार, क्योंकि अंतिम कड़ी होती है पुलिस विभाग की, उसके प्रभावी नियंत्रण में था, इसीलिए ऐसी संस्कृति को विसंगत माना गया। 8 वर्षीय स्टोरी के केस में भी इसी प्रकार से था कि वे अभियुक्त को पुलिस जो है पकड़कर तांगे में ले जा रही थी और कुछ समय के लिए पुलिस वाले चाय पीने के लिए या किसी और कार्य के लिए चले गए और तांगे वाले ने पूछा भाई क्या किया, तो तांगे वाले से सब कुछ उसने अपनी अपराध को स्वीकार कर लिया, संस्वीकृति कर दी, तो ये भी विसंगत मानी गई थी। भले ही कुछ समय के लिए पुलिस जो है अनुपस्थित रही हो, लेकिन वह पुलिस की एक प्रभावी नियंत्रण में था, प्रभावी अभिरक्षा में था, इसीलिए यहाँ पर जो है संस्कृति विसंगत मानेगी। उसके बाद है 27 धारा 27। धारा 27 शुरू होती है परंतु से, यानी कि इसका आज से क्या हुआ कि धारा 27 जो 25 और 26 का अपवाद है। इनायतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भी ये क्या नाम इसको अपवाद ही बनाया गया कि धारा 27 जो 25-26 का अपवाद है, इनायतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में कहा गया है, बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये शुरू ही परंतु तो होती है, तो इसका मतलब ये क्लियरली है कि ये 25-26 का अपवाद है। 27 के अंतर्गत जो है अभियुक्त जो है पुलिस की अभिरक्षा में हो और उसकी निशानदेही पर अपराध में प्रयुक्त किसी वस्तु की खोज हुई हो, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुआ हो, तो वहां पर जो है जो फैक्ट है वो अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जा सकता है। जैसे कि एक अभियुक्त ने पुलिस से कहा कि मैंने सिवैया को गंडासे से मारा, अगर आप आए तो मैं वो गंडासा जो है मैंने तालाब में फेंक रखा, अगर आप आए तो मैं उसको दिखा सकता हूँ। और वह जो है पुलिस के आगे चला और बेधड़क जो है तालाब में घुसा और वहाँ से जो है गंडासा निकाल कर लाया। तो यहाँ पुलपुरी कुटैया वर्सेस एम्परर के मामले में प्रिवी काउंसिल ने उसको ये सुसंगत माना कि यहाँ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है। कहना कि दो कथन है इसमें कि मैंने जो है सिवैया को पलकटी से, भाले से या आदि आदि किसी भी उससे हथियार से मारा, ये तो विसंगत है। लेकिन जो उसके द्वारा तालाब में से वो गंडासा निकाल कर लाना, ये सुसंगत है धारा 27 के अंदर, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट होना चाहिए बस, केवल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां पर धारा 27 की संवैधानिकता को जो परखा गया था वो देवमन उपाध्याय वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में परखा गया था और इस धारा 27 को संवैधानिक घोषित किया गया था। बम्बई राज्य वर्सेस काठू कालू के मामले में ये कहा गया था कि ये जो है सेक्शन 27 जो है 22(3) का आर्टिकल 22(3) का उल्लंघन नहीं करती, यानी कि संविधान में जो आर्टिकल 22(3) है आत्म अभिशंसन उसका उल्लंघन नहीं करती। ये बात जो है यहाँ पर बम्बई राज्य वर्सेस काठू कालू के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी। तो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है और सुसंगत होता है। उसके बाद आता है धारा 28। ये धारा 24 का अपवाद है जब उत्प्रेरण, धमकी या वचन का जो असर है वह दूर हो जाता है अभियुक्त के मन से और वह संस्वीकृति करता है, तो यहां ऐसी संस्वीकृति जो है धारा 28 के अंतर्गत सुसंगत होती है। धारा 29 में बताया गया है अगर गुप्त रखने के वचन द्वारा या प्रवंचना द्वारा या नशे की हालत में या प्रश्न के उत्तर में अगर कोई संस्कृति विप्राप्त की जाती है तो वहां वे धारा 29 के अंतर्गत सुसंगत होती है और अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकती है।
धारा 30 जो है सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति है, जो कि धारा 164 के अंदर की जाती है सीआरपीसी में। यहां पर जो है अगर सह अभियुक्तों का एक ही अपराध के लिए, सह अभियुक्त का एक ही अपराध के लिए विचारण चल रहा है और वहां एक अभियुक्त ने अपने को फंसाने के लिए और अपने सह अभियुक्त को फंसाने के लिए कोई संस्कृति की है, तो ऐसी संस्कृति को न्यायालय अपने विचार में ले सकेगा। केवल ये शब्द आए, ज्वाइंटली ट्रायल होना चाहिए। सह अभियुक्त ने अपने को फंसाने के लिए और अपने सह अभियुक्त को फंसाने के लिए कोई संस्कृति की हो, तो न्यायालय ऐसी संस्कृति को विचार में ले सकेगा। ये बातें बताई हैं। यहाँ पर जो है ये इसका साक्षिक मूल्य के बारे में बताया गया। ये केवल जो है संपुष्टिकरण साक्ष्य में कोऑर्डिनेट कर सकती है, केवल इससे मात्र सह अभियुक्त की संस्कृति के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्धि नहीं प्रदान की जा सकती, क्योंकि यहाँ पर भूबानी साहू वर्सेस सम्राट के मामले में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि धारा 30 के अंतर्गत सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति जो धारा 3 के अंतर्गत जो साक्ष्य है शब्द को परिभाषित किया गया उसके अंतर्गत नहीं आती। क्यों? क्योंकि यह शपथ पर नहीं की जाती, ऑन ऑथरी की जाती, नंबर 1। तो नंबर 2, यहाँ उस अभियुक्त की प्रति परीक्षा भी नहीं की जाती। जब दोनों चीजों का अभाव है तो उसको जो है यहाँ सारभूत साक्ष्य या सारभूत संस्कृति नहीं मान सकते। इसीलिए जो है यहाँ केवल न्यायालय अपने विचार में ले सकता है और ये संपुष्टिकरण साक्ष्य है, केवल कॉर्पोरेट एविडेंस 157 के अंदर कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पर केस आया कश्मीरा सिंह बनाम स्टेटा एमपी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को जो है धारा 30 पर विचार करने का अवसर मिला और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सह अभियुक्त की असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को जो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये जो है धारा 3 की जो रिक्वायरमेंट है जो भूपानी साहू में कहा था उसको जो है एक्सेप्ट किया मामले को। तो धारा 30 का इस प्रकार से है। धारा 31 जो है मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कही थी कि जो स्वीकृतियां होती हैं वे निश्चयात्मक सबूत नहीं होती लेकिन विबंधन कर सकती हैं। धन्यवाद। अगला सेक्शन में कल बताऊँ।